हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। बच्चों, आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, जो कि आपका टॉपिक है 12.5। अब इसमें जैसे कि आपने सारा ग्लूकोज पढ़ लिया है कार्ब और आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया है, तो ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल को पढ़ने के बाद जिसमें एक टॉपिक दिया गया रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, उसको समझेंगे। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड के बाद जो क्रेब्स साइकिल होती है, इस पूरी प्रक्रिया में या पूरी प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना और पायरुविक एसिड का एक पाथवे चला जाता है फर्मेंटेशन की तरफ, जिसमें केवल 2 एटीपी बनते हैं। और अगर ये आपका रेस्पिरेटरी एरोबिक है तो एरोबिक में आपका क्रेब्स साइकिल जुड़ जाएगा और आपको क्रेब्स साइकिल के थ्रू पूरा एटीपी फॉर्मेशन हमने जैसा कि बताया था वो अभी हम समझाएंगे। इसमें हमें समझना है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को, तो इसमें 4 बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। उन चारों बातों को आप समझिए क्या है। पहली बात ये लिखी है कि ये एक रेस्पिरेटरी, किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उससे हम पूरे एटीपी का काउंट निकालना अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये पाथवे जो होते हैं सारे पाथवे आपस में जुड़े हुए होते हैं, मेटाबॉलिज्म सारे पाथवे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जो 4 चीज़ें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, उन चारों चीज़ों को समझते हैं कि सबसे पहले तो ग्लूकोज अकेला मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करे और उसके बाद वो CO2 और H2O बनाए, उसके बाद एटीपी फॉर्मेशन को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कन्वर्जन में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ना बने। तीसरी बात यह है कि ये रेस्पिरेशन के अलावा किसी चीज़ में ये और कन्वर्ट ना हो और ये किसी और पाथवे में एंटर ना करे। यानी कि जैसे पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड से कोएंजाइम ए बने, कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए बने और एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करे और उसके बाद आगे प्रोसेस हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे खुद में सेल के अंदर होने वाली बहुत सारी प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि कभी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड से कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए बना, तो हो सकता है एसिटिल कोएंजाइम ए आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर ही ना करे, बल्कि ये आपस में जुड़ जुड़कर फैटी एसिड को बनाते, या एसिटिल कोएंजाइम ए किसी और अमोनियो ग्रुप से जुड़कर अमीनो एसिड्स को बना दे। तो ये इस तरीके के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये एंटर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कभी रेस्पिरेटरी पूरे प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को समझेंगे तो इसमें बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाते हैं उसको आप समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में सही तरीके से जो है केवल एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये कि यहाँ पर 2 एटीपी बनते हैं अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आप याद रखिए 38 एटीपी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनते हैं, 38, और कभी कभी बनते हैं 36 एटीपी। अब ये हमने क्यों लिख दिया 36 एटीपी, इसका आंसर आप लोग ढूंढकर बताएं कि हमने 36 क्यों लिखा है। इस क्वेश्चन को हम बाद में कवर कराएंगे किसी एक्स्ट्रा वीडियो में। अब ये 38 एटीपी को हम लोग एक साथ काउंट कर लेते हैं, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में इसको अभी हम काउंट करके बताएंगे। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं आप। आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 एटीपी खर्च हो रहे थे, याद है, और 4 एटीपी मॉलिक्यूल जो है आपके डायरेक्ट बन रहे थे, डायरेक्ट 4 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे थे। याद होगा आपको 3-फॉस्फोग्लिसराइड के बाद की जो स्प्लिटिंग के बाद की प्रोसेस है उसमें दोनों जगह एक एक एटीपी बना है। चूंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 दूनी 4 एटीपी बन गए। अब जो 4 एटीपी बने यहाँ पर ये हो गया। दूसरा एक NADH ये निकला हुआ है। देखिए एक NADH H+, ये जो आपका निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन को लेकर जा रहा है, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस से जा रहा है, तो इसके एक NADH से 3 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं?
3 एटीपी बनते हैं। तो यहां पर कितने निकले थे? 2 निकले थे। तो 2 NADH निकले थे, तो इसलिए ये हो गए 6 एटीपी। टोटल कितने हो गए? 10 एटीपी। किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। और कितने खर्च हुए? 2 एटीपी। तो कितने बचे? 8 एटीपी। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 एटीपी का हुआ। अब ये NADH वाले जो है आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए थे। ऐसे ही ये आपके ये हो गया एक। अच्छा, अब आते हैं क्रेब्स साइकिल में। देखो 1 2 और क्रेब्स साइकिल से पहले आपको यहां समझना है 1 2 3 और 4 NADH लेकर आए। हमने आपको बताया था क्या? एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं। एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं, तो 4 बने यहां पर। 1 2 3 4, ठीक, 4 बने। लेकिन ये एक साइकिल है। पारुविक एसिड कितने बने थे? 2। तो कितने हो गए? ये 4 NADH की जगह कितने हो गए? 8। एक NADH से कितने एटीपी बन रहे? 3। तो 8 से कितने बने? 24 एटीपी, ठीक। एक यहां पर FADH2 को छोड़ा था हमने। तो एक FADH2 जो होता है उससे 2 एटीपी बनते हैं। कितने? 2। यहां कितने FADH2 है? एक साइकिल एक पारुविक एसिड की है, तो दूसरी साइकिल दूसरे पारुविक एसिड की होगी। तो कितने हो गए? 2 FADH2। तो कितने हो गए? 2 दूनी 4। क्योंकि इसको हम बता रहे हैं कि 3 एटीपी बनाता है एक बार में, और ये बनाता है केवल 2 एटीपी। तो ये हो गए 4। कितने हो गए? 24, 24 और 4 28। ये तो यहां सिंथेसिस हो रही है। अब ध्यान रखिए, आप एक जगह पर आपने GTP और GDP वाला देखा था। GDP से GTP बना, और ये GTP बाद में ATP बना देता है। ये डायरेक्ट सिंथेसिस होती है ATP की। तो यहां पर कितने बने? एक क्रेब्स साइकिल में एक बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार नीट में पूछा गया है। एक क्रेब्स साइकिल में एक बनता है एक पारुविक एसिड से। तो 2 पारुविक एसिड चूंकि बन रहे हैं, तो 2 कितने हो गए? 2 डायरेक्ट 2। तो 2 ATP कहां से? फ्रॉम GTP, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 ATP। तो कितना हो गया? 30 ATP यहां पर। और यहां पर 10 में से ये 4 और ये 6, 10 हुए और 2 घट गए। तो कितने बचे? 8 ATP। तो इस तरीके से 8 और 30 कितने हो गए? 38 ATP। ये है असली बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए डायरेक्ट सिंथेसिस यहां पर हो रही है एक की, और जो ग्लूकोज वाला जो मॉलिक्यूल था उसमें 2 जगह खर्च हो रहे थे 2, और डायरेक्ट सिंथेसिस हो रही थी 4 ATP की, ठीक है ना। 4 ATP है, लेकिन कितने हैं? 2 पारुविक एसिड के। तो एक पारुविक एसिड के 2 ATP डायरेक्ट सिंथेसिस में है। ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को आप याद रखिए कि कौन सा कब बन रहा है और कहां से बन रहा है, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में जो हमने चीज समझाई है वो हमने पहले ही बता दिया कि NCERT में जो लिखा हुआ है वो केवल इतना लिखा हुआ है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं, और इंटरमिक्स होने की वजह से बहुत सारा जो बैलेंस निकालना होता है वो निकल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में चला जाएगा। अगर एनर्जी उससे प्रोड्यूस होनी होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होनी होगी तो उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा मेटाबॉलिक पाथवे में, यानी उसको सिंथेसिस में लगा दिया जाएगा। मेरी बात समझ में है? तो जो ATP बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग विड्रॉल भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं वो कई तरीके के फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। कई तरीके के फैक्टर्स एंजाइम्स को कंट्रोल कर लेते हैं। एंजाइम्स को जब कंट्रोल कर लेते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, तो ये प्रोसेस जो होती है वो जरूरी नहीं कंटिन्यूअस एक साइकिल में चले, यानी ग्लाइकोलाइसिस हो, फिर क्रेब्स साइकिल हो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सब चले जाएं और ये ऐसा हो। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए
निकल कर फैटी एसिड भी बना सकता है, एस्टर कोएंजाइम निकल कर आपका अमीनो एसिड भी बना सकता है। तो इस बात को समझना है, तो बैलेंस शीट को समझना है, केवल इतना बताना था जिसमें ग्लाइकोलाइसिस बताया था और साथ ही साथ ये बताया था कि यहाँ पर केवल 2 एटीपी बन रहे थे। अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो 2 एटीपी बनती है। फर्मेंटेशन वाले वीडियो में हमने ये चीज़ समझा दी है, साथ ही ग्लाइकोलाइसिस में भी समझा दी है। तो आपको ये बैलेंस शीट कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको अब ये क्लियर हो जाएगा कि 38 एटीपी किस तरीके से बनते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, एक छोटा सा सवाल है जो हमने शुरू में लिखा था 36 एटीपी कभी कभी बनते हैं। हमें बताइए ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बन रहे हैं ये एटीपी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी कि इनको जाना पड़ेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हिंट है, इनको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमिएबल होती है, ये यहाँ घुस ही नहीं सकते ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे अपने हाइड्रोजन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनके लिए ये इम्परमिएबल होती है। तो अगर जब ये इम्परमिएबल है तो इसके क्यों जोड़ दिए गए, इसको आप कमेंट्स में बताएं। हालांकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने कहीं अगर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव